रिकॉर्ड स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और जैसे कि आप मालूम है कि मॉर्निंग को डेली हम लोग मिलते हैं इस टाइम में 6 बजे, जहां हम लोग पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होती हैं हम बात करते हैं, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, प्लस सांसद टीवी के जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स होते हैं, जो भी पर्सपेक्टिव होता है, मुद्दा आपका ये जो सेशन होता है, ये सारे को कंपाइल करते हुए आपके सामने हम लेके आते हैं ये सेशन। और इसमें आपका एक कंप्लीट करंट अफेयर्स आपका मिल जाता है। एक क्वेश्चन ही भी आता है कि सर पीआईबी क्यों पढ़े, बाकी चीज को भी तो पढ़ सकते हैं। पीआईबी से ही आपका जो टॉपिक्स है, जो करंट अफेयर्स है, ये आपके द हिंदू में आते हैं, उसके एक दिन बाद आते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम सेम डे नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें उसे तैयार करने में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा अपडेट करने में, क्योंकि पीआईबी बस उसके बारे में लिखा होता है, लेकिन उसके स्टैटिक जो पार्ट है, उसके बेसिक जो पोर्शन है, ये तो खुद से रिसर्च करके हमें थोड़ा सा उसके पॉइंट बनाने पड़ते हैं और हम लेके आते हैं। यानी कि मेहनत बहुत है, और इस मेहनत का फल आपने भी कहीं कहीं फील किया होगा कि यस, इस से तैयार करने में सर को भी मेहनत लगती है। इसे एक्सप्लेन करना, हर एक टॉपिक हो, चाहे आपका डिफरेंट टॉपिक्स की हम बात करें, सब्जेक्ट की हम बात करें, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस एंड टेक हो, इकोनॉमिक और फिर इन्वायरमेंट हो, हर एक टॉप सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है, जो करंट अफेयर्स है, पीआईबी में हम लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि एक वन वे भी हम चल रहे हैं, सिर्फ मेरी जो सब्जेक्ट पॉलिटी तो पॉलिटी में लेके चल रहे हैं, या मेरी हिस्ट्री हिस्ट्री लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक करंट अफेयर्स को, पीआईबी के टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हम लोग करते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और पहला आर्टिकल हम बात करते हैं। पहला आर्टिकल ये जो है, ये बेसिकली आपका ओल्ड पेंशन स्कीम्स है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम्स क्या है, ये हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करें कि ओल्ड पेंशन स्कीम्स के बारे में आपको क्या जाननी है, और अभी ये करंट में क्यों है। और थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम्स जो है, ये आपके सिलेबस में किस पोर्शंस में या किस पेपर में आ सकता है। ये आपका जीएस पेपर 2 में ये आपका कवर होगा। सेकेंड बात यहाँ पर ये है कि पेपर 2 में ये कवर तो हो रहा है, लेकिन अभी इस टाइम में कॉन्टेक्स्ट क्या है, मुद्दा क्या है, ये समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ राजनीतिक दल, है ना, नाम यह मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा कर रहे हैं। यानी कि ओल्ड पेंशन जो स्कीम्स है, इसे ओल्ड पेंशन स्कीम्स, यानी कि कुछ स्टेट्स, कुछ राज्य ये चाह रहे हैं कि इसे अपनी स्टेट में फिर से इसे रीस्टार्ट करे। ये आपका मुद्दा है। तो आपके दिमाग में क्या ये चल रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम्स जो है, ये क्या था, तभी तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये बातें कर रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम्स में ऐसे क्या इसमें दिक्कत हो चुकी है, जो ये चीजें सामने आ रही है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम्स की बात करेंगे और न्यू पेंशन स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे, जहां आपके यूपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे, अपने स्टाइल यानी कि टू द पॉइंट वाइज में हम लोग चलते हैं। पहले हम ये बात करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम्स में क्या था, और बाद में फिर ये चीजें क्या होगी, ठीक है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम्स, आप ये कह सकते हैं कि जब ये था, आई होप की टॉपिक शायद कर चुके हैं मेरे ख्याल से, आई होप की टॉपिक कर चुके हैं जैसा हमें लग रहा है। यस, ये टॉपिक हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम कर चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार जस्ट रिवीजन कर लेते हैं, जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। यस यस, हमें लग रहा है ये टॉपिक हम कर चुके हैं लास्ट क्लास, याद ही नहीं चलता है मतलब कौन सा। तो इसमें हम ये कुछ हम बात कर चुके थे, 2004 में ये बंद हो चुका था। फिर ये ओएसिस आता है, यानी कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर स्टार्ट की जाती है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, सुरक्षित, संतुलित और विकास का, है ना, ये टॉपिक। यस यस, हमें याद है, ये हम कर चुके हैं। फिर पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, यानी कि ये जो है ना, ये इस चीज को रेगुलेट करती है, इनके अंडर में आती है, ये स्टार्ट करती है, ठीक है, सभी नागरिक के लिए। हम ये बात कर चुके हैं, ठीक है, हमें लगता है इसमें टाइम देना वेस्ट होगा। ये क्वेश्चन भी कर चुके थे हमने, ये क्वेश्चन देखते हमें याद है कि यस, ये क्वेश्चन दे चुके हैं, ये टॉपिक करवा चुके हैं, कोई बात नहीं। अगले टॉपिक में चलते हैं, क्योंकि हाँ, देखिए अगले टॉपिक में क्या है कि सार्वजनिक पद धारण करने वाले लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है इसका मतलब ये है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि शायद इसको भी हम किए हैं, जैसे हमें क्यों लग रहा है कि इसको भी हम कर चुके हैं। यस, इससे भी हम कर चुके हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए मुआवजा, ये भी हम कर चुके हैं। ये टोटल कर चुके हैं,
यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। मैं आजकल मेरा दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा है। नहीं सर, क्या हो गया आपको, किसके ख्यालों में डूबे हुए हैं? तो यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब सही है बिल्कुल। अब परेशान ना हो, अगर आप हमें लाइव देख रहे हो तो परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। होती कभी कभी इस तरह मिस्टेक्स, ठीक है, छोटी छोटी गलती तो होती है। तो GS2 की हम बात करेंगे, और GS2 में ये आपका बेसिकली टॉपिक ये कवर हो गया, यानी कि UIDAI, यानी कि इसका फुल फॉर्म भी हम जानेंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी ये कहा है कि अभी हाल में ही में कि जो प्रिजनर्स होते हैं, और कौन से प्रिजनर्स, जो कि दूसरे देश में जो कैदी हैं, उनके बारे में बात की जा रही है कि वो लोगों को भी जो आधार कार्ड है इशू करना चाहिए उनके लिए भी। छोटा सा मुद्दा है, देखते क्या लिखा हुआ है। हाल ही में देश भर में जो जेल के कैदियों, देश भर में, ठीक है, कैदियों के नामांकित करने के लिए एक विशेष उपाय के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने आधार के नामांकन या अद्यतन के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में कैदी प्रेरण दस्तावेज PID ने उनके लिए, जैसे हम लोग के लिए क्या होता है, आधार होता है, उनके लिए जो आधार इशू होगा उसे हम कहेंगे PID। यानी क्या मतलब हुआ, प्रिजनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट। हम लोग के पास क्या होता है, आधार होता है, उनके पास जो होगा वो होगा PID, ठीक है। दवाई चल सही है, तो PID इशू होगा, ठीक। आधार ही ये होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग PID बोलेंगे, नहीं तो आधार ही बोल देंगे तो हमें कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि ये कैदियों के लिए, वो भी जो दूसरे देश में जो अभी कैदी बन के रहे उनके लिए है। तो ये पूरा जो है ना, ये मुद्दा है। अभी ये एक्सेप्ट हो, अभी हुआ नहीं है, मतलब ये बातें चल रही है कि उनके लिए भी आधार कार्ड बनना चाहिए, क्योंकि उनकी भी आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए ना, कि आप ठीक है, कोई कैदी है अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इंडिया में जो भी कैदी है उनके पास तो आधार कार्ड होता ही है ना। तो जो दूसरे कंट्री में जो इंडियंस, जो भारतीय, जो वहां पर जो काम काम नहीं बोलेंगे, जो कैदी बन के है, तो उनके लिए भी आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है, आधार कार्ड है, वो इशू करने की बात की जा रही है। अभी हम ये भी समझेंगे कि क्यों, क्या ऐसा नीड हुआ है ना, आपने उठा क्यों ऐसा नीड हुई, तो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कि UIDAI जो है ना, इसके बारे में और कुछ बेसिक बातें जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आधार कार्ड जो आप इंडिया में जो कॉन्सेप्ट लेके आया, और इसमें आपको मालूम होना चाहिए 12 डिजिट होते हैं। और पहली बात तो यहाँ पे ये कि ये UIDAI ये स्टार्ट करता है 12 जुलाई 2016 को, डेट, ठीक है। किस अधिनियम के तहत, तो आधार अधिनियम 2016 के तहत में ये स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होने के बाद में एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए आपके पास में कि आधार को तो स्टार्ट कर दिया गया, कैदी के लिए स्टार्ट करेंगे, इसके हम बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ये जो बेसिक यहाँ पर इस क्लास में हर एक तरह के लोग हैं, जो कुछ लोग एक्सपर्ट्स भी है, कुछ लोग एवरेज है, कुछ लोग थोड़ा सा नए नए स्टार्ट किए, तो सबको देखते हुए हमें चलना पड़ेगा। तो अगर सबको देखते हुए चलेंगे तो हमें यहाँ पर जो बेसिक है वो भी हमें आपसे शेयर करना होगा, समझाना पड़ेगा कि UIDAI जो है ना, ये आधार कार्ड को बनाया है, सिंपल सी बात है, एक लाइन बोले। और इन्होंने आधार कार्ड क्यों बनाया, यानी क्या इसका महत्व है, ये समझते हैं। तो इसका महत्व ये है आधार कार्ड होने का कि एक पारदर्शिता ये लेके आता है। कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग जब हम बोलते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहा है, किस चीज में ट्रांसपेरेंसी हम बात कर रहे हैं, अगर आपके पास में अगर आधार कार्ड है तो इसका डुप्लीकेशन नहीं होगा। जब इसका डुप्लीकेशन नहीं होगा तो ट्रांसपेरेंसी जो पारदर्शिता वो बनी रहेगी। आप बोलेंगे सर ये तो बनता है आधार कार्ड डुप्लीकेट, आधार कार्ड डुप्लीकेट बन सकता है, लेकिन जब इसका चेक, ये नंबर वंबर वो फोटो वोटो सब कुछ होगा, लेकिन जब इसकी जांच होगी ना तुरंत पकड़ा जाएगा। लेकिन वोटर ID कार्ड होता है ना, वो तुरंत उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। आधार कार्ड पकड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें पांचों फिंगरप्रिंट होते हैं, आपके रेटिना का जो लेंस होता है वो भी चेक होता है आपका, इतने, और हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग तो होता ही है। चलो ठीक है, यहाँ भी मिस हो गया, रेटिना, रेटिना सबका अलग होता है। तो यहाँ पर इतना माइनर तरीके से आपका जो डेटा है, आपके बॉडी का जो आइडेंटिफिकेशन है वो ली जा रही है, और यहाँ पर आधार कार्ड को एक नंबर, एक डिजिट के साथ में इसको क्रिएट किया गया है। और इवन कि आपके पास भी आधार कार्ड होगा, सबके पास होगा, आधार नंबर भी होगा। आधार की इमेज की बात नहीं करें, जो उसमें फोटो होता है वो लगता है कि एक अच्छे अच्छे जो, मतलब गुड लुकिंग पर्सन भी उसमें मजदूर की तरह दिखता है ना। तो वो इमेज तो छोड़ दीजिए, आधार कार्ड की इमेज वो तो उसी भरोसे है। लेकिन इसमें पहला जो महत्व है वो पारदर्शिता है, क्योंकि आपके पास में जो आइडेंटिफिकेशन है इसके लिए एक अच्छे तरीके से आपकी जो आइडेंटिटी वो ली गई है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इसकी महत्व के बारे में और बात करें तो गुड गवर्नेंस लेके आता है।
अगर हमारे पास में आधार कार्ड है तो इसके जरिए सरकार जो है वेलफेयर स्कीम चला सकती है, कल्याणकारी जो स्कीम्स होते हैं, और कल्याणकारी स्कीम्स चलाएंगे। उसके बाद इसमें एक आसानी क्या होगी कि आधार कार्ड का नंबर होगा तभी आपको राशन दी जाएगी। ठीक है, ये अच्छी बात भी बुरी बात भी है, लेकिन यहाँ पर एक करप्शन की हम जब बात करें, करप्शन तो यहाँ पर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुड गवर्नेंस, जब करप्शन कम होंगे तो सुशासन फिर लौट के आता है। तो करप्शन जब कम होगा तो गुड गवर्नेंस फिर सामने आएगा। पहचान एक मिल जाती है, एक आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपको मिल जाती है कि यस मेरे पास ये समथिंग डिजिट का एक नंबर है, और उस नंबर से मेरी जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं दिखती है। एक ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पे ये वित्तीय समावेशन। अगर आपके पास में आधार कार्ड है, आपको सरकार का ये बोल रही है कि लॉकडाउन के टाइम में हर अभी 3 मंथ के लिए आपको 500 रुपीज फ्री के आपको सेंड कर देंगे। आए भी होंगे कुछ लोग के, जो जनधन योजना से जो अकाउंट खुलवाए थे उनके पास आए हैं, है ना। बाई चांस एक अकाउंट हमने खुलवाया था, बहुत पहले की बात है, जिस टाइम में ओपन हो रहा था, तो उसमें भी आ गए। ठीक है, तो जो जनधन अकाउंट खुलवाया उसमें 500 रुपये भेजे जा रहे थे, तो इन 3 मंथ सबके आए थे। तो ये क्या हो रहा है, अगर आप आधार कार्ड के जरिए आप बैंक अकाउंट ओपन कर पा रहे हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पा रहे हैं, इसके जरिए आप बैंकों से कनेक्ट हो रहे हैं, इसके जरिए आप बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, इसके जरिए आप बैंक से कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, वित्तीय समावेशन हो रहा है, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये तटस्थ, यानी कि तटस्थ क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल हम क्यों बोल रहे हैं, न्यूट्रल हम इसलिए बोल रहे हैं, कि हम बोल सकते हैं न्यूट्रल इसलिए कि ये जो है ना, ये सबके लिए है। ये आप बोल सकते हैं हर एक महिला के लिए, हर एक पुरुष के लिए, हर एक पुरुष के लिए, हर एक बच्चे के लिए भी। ठीक है, बच्चे के लिए भी, मतलब ये कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, ये कोई भेदभाव नहीं कर रहा, हर सब आधार नंबर से एक नंबर ही है, और ये नंबर सबको दी जा रही है। इस ये सोच कर नहीं कि आप मेल हो फीमेल हो, आप इस कास्ट के उस कास्ट के, यानी कि न्यूट्रल है ये, तटस्थ है ये। जन केंद्रित शासन। आधार कार्ड को लाने का एक सबसे बड़ा एक मकसद ये था कि ये पीपल सेंट्रिक जो शासन, यानी कि जो गवर्नेंस है, वो आपको प्रोवाइड कर सके। आधार कार्ड के जरिए जो हमारा संविधान का एक पार्ट 4 है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी कहता है कि कल्याणकारी योजना जो है सरकार लेके आई, जितने भी उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है, और लेके भी आती है। हाँ, कुछ आर्टिकल्स हम बात करें जैसे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, कुछ कुछ छोड़ दे तो, लेकिन सरकार बाकी सब में काम की हुई है। ठीक है, तो हम अगर हम ये कहें कि ये जो आधार कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है पूरा ये पीपल सेंट्रिक है, ये जो मानव है, जो लोगों के कल्याण के लिए इसे बनाया गया है, ताकि आइडेंटिटी रहे और यहाँ पर करप्शन को कम कर सके, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, जो भी डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, जो भी ऑफिशियल्स लोअर लेवल के होते हैं, वो लोग खासकर जब भी एक सरकार की योजना को आगे तक पहुंचाए, यानी गरीबों तक पहुंचाए या फिर पंचायत तक पहुंचाए, तो उनके पास में यहाँ पर एक ये ना हो कि वो करप्शन करने के लिए उनके पास एक एक स्पेस ना मिले, उनके पास ऑप्शन ना बचे कि कहाँ से करप्शन हो सकता है। तो इसके लिए बोल सकते हैं पीपल सेंट्रिक आपका ये शासन है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, नेक्स्ट में बताइए, वैसे इस टॉपिक में आपको इतना ही समझने नहीं है महत्व क्या है। अब एक सवाल दिमाग में उठा हुआ कि सर ये बताइए कि जो कैदी है बाहर में उसके लिए क्यों इशू किया गया, इसलिए इशू किया गया। आधार कार्ड जो है ना, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, तटस्थ, एक पॉइंट, क्या इसका मतलब हुआ, न्यूट्रल। अब जब ये न्यूट्रल है तो कौन कैदी है, कौन बाहर में है, कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा, नहीं कि सबके लिए न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है और क्योंकि वो इंडियन है और वो बाहर के देश में वो कैदी बन के रह रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये तटस्थ है ये आधार कार्ड इशू करना, तो उसके लिए भी इशू करने की बात की जाती है, ताकि कुछ भी अगर फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन की बात आए या भी कुछ भी ऐसे इशू आए, ठीक है, जब भी वो लौट के आए तो उसे मालूम चले या सरकार को मालूम चले कि हाँ ये वो लौट के आ चुका है, उसे सरकार की जो योजना है उसका फायदा उस तक पहुंचाया जा सके। एक मेन मोटो क्या था, तटस्थ, क्योंकि इसका मेन मोटो क्या, तटस्थ है, न्यूट्रल है, ये सबके लिए एक समान, जैसा आधार कार्ड इशू करता है, नंबर एक ही, एक नहीं डिजिट एक ही होता है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो क्वेश्चन देखिए 2018 का ही बात है, ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है, 4 साल पहले की बात है। क्या क्वेश्चन है, आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता और अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। अभी तो जो समझाया ना, हो सकता है कि आप कुछ चीजें दिमाग में गई होगी, कुछ चीजें नहीं गया हुआ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिए आ जाएगा, नागरिकता के लिए क्या हम बोल सकते हैं कि अभी हमने कहीं वर्ड यूज किया,
अगर ये होता तो आपको हम बोलते कि नागरिकता के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं आधार कार्ड को। नागरिकता के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, उसके लिए है, लेकिन ये किसके लिए? अभी हम आपको जस्ट बताएं कि ये आपका जन केंद्रित शासन यानी पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए। देखिए पहचान यहाँ पर लिखी है आइडेंटिटी, लेकिन हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आपकी आइडेंटिटी हो रही है लेकिन नागरिकता भी आपको दी जा रही है। कहीं भी कुछ ऐसा होता तो हम लिखते हैं, यहाँ पर नहीं लिखे मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आप जब इसको आप गलत कर दिए, फर्स्ट वाले कहाँ के, ये गलत कर दिए, तो इतना गारंटी है कि ये गलत होगा और ये भी गलत होगा, बच्चा बी और डी में, है ना। तो सेकंड वाले में ऐसे क्वेश्चन पे अगर आप एक भी सही गलत कर लेते हैं तो 50-50 बचता है। तो केबीसी 50-50 जब बचता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए, एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारी करता प्राधिकारी द्वारा निष्क्रिय या छोड़ा नहीं जा सकता है। जब भी आधार कार्ड इशू हो जाता है इसके बाद में जो भी ऑफिसर्स हैं इसे निष्क्रिय नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ है क्या? आपने कुछ क्राइम किया, आपको लगता है कि इससे आधार कार्ड का जो राइट्स वो छीन लेना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है तो छीन सकते हैं, ऐसा हमने कहीं नहीं कहा, ठीक है। तो ये ये नहीं लगता कि ये जानबूझ के सेंटर बनाया गया, ठीक है, नहीं नहीं जानबूझ के जोड़ा गया, ये भी आपको गलत है कि डी आंसर सही है। तो 18 वाले में सोचिए कि इस टाइम में 17 वाले में जिस टाइम पेपर उस टाइम हम भी दिए थे, तो हमें ये लग रहा था, सभी को ये लग रहा था कि डी वाला ऑप्शन कभी हो नहीं सकता है ऐसे क्वेश्चन। लेकिन जब सेंटेंस जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मालूम चलता है कि डी ऑप्शन भी हुआ, और इवन कि 2020-21 में बहुत सारे ऑप्शन में डी सही था उस क्वेश्चन में। तो वो लोग जानबूझ सेट करते ताकि, क्योंकि एक ट्रेंड से चला था कि ओनली बी एंड सी सही हुआ, ये दोनों सही हुआ, ये ट्रेंड था 16-17 का, लेकिन इसमें 18 में चेंज हुआ। चलिए आगे बात करते हैं क्या है मूली बांस के बारे में, यानी कि शॉर्ट में बोले तो मूली बैम्बो। मूली बैम्बो यानी वो मूली वाला खाने वाला मूली मूली नहीं है, ठीक है, ये मूली बैम्बो ये नाम है। और ये अभी करंट में क्यों इसके बारे में बात करते हैं, पेपर 3 में आएगा, इन्वायरमेंट का पार्ट है। क्या कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। हाल ही में क्या हुआ कि एक शोध अध्ययन ने मूली बैम्बो यानी कि इसका जो साइंटिफिक नाम है वो ये आपका मेलोकेना बेकीफेरा, ये साइंटिफिक नेम आप मत याद कीजिए, पूछा नहीं जाता है, ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हैं। कि फल और फूलों से आकर्षित होने वाले जानवरों की एक विशाल विविधता को देखा और सूचीबद्ध किया है। क्या बोला जाए सुन लीजिए। एक इसका साथ इमेज लिए, एक सेकंड इसका इमेज दिखाते हैं आपको। ओ माय गॉड, लगता है कि इसमें थोड़ा हमसे मिस्टेक ये हो गया। एक सेकंड रुकेंगे, जो पीपीटी में लगाना चाहिए था, एक सेकंड रुकेंगे थोड़ा सा, वो लगा ही नहीं। एक सेकंड। सबसे बड़ा मिस्टेक होता है इस तरह। पीपीटी बनाए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को लिखे, उसमें 3-4 टॉपिक बनाए, एक वुमेन के रिगार्डिंग एक आर्टिकल्स था, वो मैंने पीपीटी छोड़ दिया, और कोई और जो पहले के बेटे उसको हम उठा लिया, अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। हमें लगा इसका एक इमेज हम लगाए थे मूली बांस का, चलिए कोई नहीं, फिलहाल तो देख लीजिए। तो ये जो मूली बांस है ना, एक बांस का ही टाइप है, बेम्बो का एक टाइप है। तो ये बेम्बो का ही एक प्रकार है सबसे पहली बात, और इस प्रकार में फोकस ये किया जाता है कि ये वो मतलब बोल सकते हैं इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी है। और इस जो टाइप की जो मूली बांस है, इसमें कुछ जानवर, और जानवर का नाम यहाँ बताए नहीं गए इस आर्टिकल में नहीं, लेकिन कुछ टाइप्स के जो एनिमल्स हैं जो साफ साफ लिखा गया है, कुछ आकर्षित होने वाले जानवर की एक विशाल विविधता, ये इस बांस के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। यानी इस बांस में क्या ऐसी खूबी है कि कुछ ही एनिमल्स कि जो इस बांस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये बोला गया है। जब ये बोला गया यहाँ पर, तो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब बोला गया तो उसी को यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया, उसी को यहाँ पर बोला गया। देखते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। देखिए
अगर हम बात करें मूली बांस के बारे में, तो ये ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन स्पीसीज बोल सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि ट्रॉपिकल रीजन में या उष्ण कटिबंधीय जो आपके क्षेत्र है वहां पर ये बांस मिलते हैं, है ना। अगर हम ये बात करें कि ये जो बांस बेसिकली किस किस कंट्री में मिलते हैं स्पेशली, तो ये आपके इंडिया और म्यांमार वाला जो रीजन वहां पर बोल सकते हैं ये आपका नेटिव है, ये आपका नेटिव है जो कि आपका यहाँ पर मिलता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आता है कि एक टर्म यहाँ पर क्या, मौतम। ये मौतम आपने सुना, गौतम सुना होगा, ये मौतम क्या है। मौतम का मतलब हुआ यहाँ पर, मौ का मतलब हुआ, इस मौ का मतलब पत्तम, मौ का मतलब हो गया क्या, बांस, ठीक है। और तम का मतलब हो गया मृत्यु, यानी कि जब बांस, जब डेथ इनका जब हो जाता है, यानी कि हम ये कहें कि प्लांट, प्लांट ही है, ठीक है, प्लांट का जब डेथ हो जाता है तो इसका जो टाइम पीरियड, यानी कि ये 48 ईयर्स तक ये जो बांस, ये जो मूली बांस है ये जिंदा रहते हैं 48 ईयर्स। और एक टर्म यूज करते हैं, आपकी यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि मौतम एक टर्म दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा ये टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस टर्म रेफर्स टू, और कुछ ऑप्शन आपके पास होंगे। तो मौतम का हुआ कि डेथ, डेड बांस, डेड बेम्बो, मृत बांस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक सवाल निकल कर आ रहे हैं क्या, कि हम लोग बांस को हम लोग ऐसा नहीं कि मतलब इसकी कोई सिग्निफिकेंस, कोई महत्व दे नहीं, हम लोग इसके लिए भी 18 सितंबर का वो डेट जिस टाइम हम लोग विश्व बांस दिवस ही मनाते हैं। क्यों, बांस को जो बैम्बो है उसको कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए। अब एक सवाल यहाँ पर, एक चीज और, इंडिया में, भारत ने अभी तक बांस को संरक्षण देने के लिए कौन कौन से और भी स्टेप लिए हैं, कौन कौन से स्टेप लिए, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात यहाँ पर है, थोड़ा हमसे एक सेकंड रुकेंगे, हमें थोड़ा सा जस्ट क्योंकि एक सेकंड तब तक बोल दिए। तो यहाँ पर हमने देखा राष्ट्रीय बांस जो मिशन है ये हम सेलिब्रेट करते हैं। देखिए ये जो है ना, भारत, इंडिया बोल सकते हैं या सरकार बोल सकते हैं, बांस को कंजर्वेशन देने के लिए, संरक्षण देने के लिए, ये जो भारतीय जो बांस, वैसे 2-4 मिनट में वो पीपीटी भी पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है, तब तक हम लोग यहाँ काम चलाते हैं, ठीक है। आज बड़ा दिक्कत हुआ, लगता है आज सुबह से यही चल रहा है ना। तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि इंडिया ने इसमें और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए और भी कदम उठाए, जैसे कि आप कह सकते हैं भारतीय वन अधिनियम। ये जो है ना, देखिए भारतीय वन अधिनियम, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे, लेकिन भारतीय वन अधिनियम में 1927 में आया था, और वो 1927 जब ये आया था, ये ब्रिटिश एरा के टाइम में आया था। तो अभी इस टाइम में थोड़ा सा कुछ बदलाव ये किया गया। अब इस टाइम में एक बदलाव, ठीक है, यहाँ पर 1927 और 2017 में इसी अधिनियम को संशोधित किया गया, और संशोधन में ये बोला गया कि जो बांस है, जो बैम्बो है, ये बैम्बो आपके फॉरेस्ट एरिया में कवर नहीं होगा, यानी फॉरेस्ट है, जंगल के जो वृक्ष होते हैं इसमें कवर नहीं होगा। ये क्वेश्चन साफ साफ उस समय जब 2017 जब ये आया था अपडेट, ये क्वेश्चन उस समय बनने के चांसेस थे, लेकिन हमने इग्नोर किया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन गया, इसमें बड़ी बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि इसमें क्या बोला गया। तो इसमें बेसिकली फोकस ये किया गया, इसमें बेसिकली फोकस ये किया गया कि इसमें यहाँ पर जो भारतीय वन अधिनियम है, इसमें जब ये संशोधन किया गया 2017 के टाइम में, तो 2017 के टाइम में जब ये संशोधन किया गया,
तो उस टाइम में ये बोला गया कि ठीक है, जो भी बांस है ये तो जंगल के वृक्ष में तो नहीं आता है, जंगल के वृक्ष में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर ये भी राइट हम नहीं देते हैं कि जो भी पर्सन है, जो भी हर जो पर्सन जो इसका जो भी पर्सन अगर इस चीज को कह सकते हैं कि आ, वृक्ष जंगल में जाकर बैम्बू की कटाई करता है, तो ये भी इसमें अलाउ नहीं किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, अच्छा ये पूरा इंग्लिश में ही है, ठीक है, हम कोई बात नहीं, इसको हिंदी से हम बोल देते हैं, इसको हम हिंदी से हम बोल देते हैं। बस मेरे पास पीडीएफ आ चुका है, ठीक है। तो हमें ये था कि कैसे होगा, चले कोई नहीं, सबका उपाय होता है। तो मेरे पास आ चुका है, यस। यहाँ पर बोला गया, क्वेश्चन को अपना हिंदी से बोल दे रहे हैं कि एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट एरियाज। जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, जो फॉरेस्ट को देखभाल करते हैं, क्या वो फॉरेस्ट के वहां जो बैम्बू है इसको ग्रो भी कर सकते हैं, और 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 कहाँ बोला, और यहाँ पर टू फेल द बैम्बूज, और गिरा भी सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रो कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन आप गिरा नहीं सकते हैं। ये साफ साफ लग रहा है कि ये गलत है, ठीक है। वन का गलत आप कर देते हैं, इसको गलत कर देते हैं, तो आप यहाँ देखिए, ये गलत होगा, ये गलत होगा। मतलब आप एक सेंटेंस को गलत सही गलत करने के बाद में आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं दो ऑप्शन में। तो यहाँ पर 2 3 2, एक यहाँ पर 2 3 है, 3 यहाँ पर है, तो 3 अब यहाँ पर है, तो ये 3 3 सही होगा, क्योंकि दोनों में 2 देख लेते हैं। एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इस एक्ट, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, इसके अकॉर्डिंग बोला कि बैम्बू जो है एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। एक माइनर यानी कि छोटा बोल सकते हैं, छोटा एक वन जो जंगल के एक क्रॉप सॉरी प्लांट्स है, इसको बोला गया। यस, ये पॉइंट सही था, और ये सही होगा, यानी कि ये आपका 2 और 3 सही हुआ, ठीक है। तो एक सेकेंड, थोड़ा समय टाइम देंगे। ये हम बात कर चुके थे, ये क्वेश्चन दिए थे, और ये रहा अगला। इसके बाद से सेव करना, सेव किया था नहीं, वो फाइल लेना भूल गए थे। सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा आपका टाइम थोड़ा सा मतलब वेस्ट हुआ, लेकिन इसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन जब भी हम ये चीज़ें, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा टाइम आपका वेस्ट हुआ, इसके लिए सॉरी। चलिए, तो अगला जो आर्टिकल है, ये अगला आर्टिकल में बात करते हैं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक। अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है कि आपने अगर ये नाम सुना हो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, तो यही है, डेटा प्रोटेक्शन बिल ही है, जो 2019 में लाया गया था। ये बिल था, विधेयक था, जिससे इसका बहुत विरोध हुआ, और विरोध होने के पीछे एक ही रीजन था, डेटा लोकलाइजेशन। ये क्या होता है, ये टर्म क्या होता है, इसको भी समझेंगे। पहले ये समझते हैं, ये जो आएगा, ये जो लाया गया है, इसको समझते हैं। ये जो बिल है, ये एक विधेयक है, अभी इसको लाया गया है, और इसमें एक पहली टर्म जोड़ दिया, डिजिटल। बस इतना ही। पहले भी एक ये था, डेटा प्रोटेक्शन बिल था पहले, अब इसके पहले लिख दिया गया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक। पहले इतना ही था बस, डेटा संरक्षण विधेयक, बस डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब यहाँ पे इतने लंबा चीज जोड़ दिया गया। पेपर 3 में आपका आएगा, साइंस एंड टेक का ये पार्ट है, क्या कॉन्टेक्स्ट इसको समझते हैं। केंद्र सरकार ने एक संशोधित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जारी किया है, ठीक है, जिसे अब डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 कहा जाता है।
बस ये लॉन्च हुआ है। अब आपको समझना क्या है यहाँ पर कि इसका बेसिक बेसिक समझना है कि अभी जो लॉन्च हुआ है ना, इसमें 7 प्रिंसिपल है, 7 सिद्धांत है, और 7 प्रिंसिपल्स आपके मेंस में डेफिनेटली आप जब क्वेश्चन पूछे आते हैं ना, नहीं पूछे आते हैं, अगर साइंस एंड टेक से क्वेश्चन कहीं से भी रहा क्वेश्चन, डेटा से क्वेश्चन रहा, एग्जाम्पल है डेटा से क्वेश्चन रहा, आप बिल्कुल ये 7 को लिख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आपने हमने बोल दिया लेकिन तू जहां आया वहीं भी लिख दे, तो आप प्रेजेंस माइंड लगा के, लेकिन ये यूज वाला चीज है, ये फोल्डर पॉइंट है, आप इसका यूज कहीं कर सकते हैं, है ना, तो वो चीज है। तो 7 प्रिंसिपल ये हम पहले बात करेंगे, ठीक है, ये 7 प्रिंसिपल जो इस नए विधेयक में जो रखा गया है इसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ कुछ नए जो अधिकार जो एक इंडिविजुअल्स को एक व्यक्तिगत के रूप में दिया गया है, ये भी हम जो अधिकार वो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके जो 7 जो प्रिंसिपल है, 7 सिद्धांत है। तो 7 सिद्धांत को हम यहीं पर शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिए, लेकिन आपको हम अंडरलाइन करके सातों को एक सेपरेट कर दे रहे हैं। हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अगर ये छोड़ दे तो जो हम अंडरलाइन यहाँ पर किया। पहली बात यहाँ पर यह है कि 7 प्रिंसिपल में ये बोला गया कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, डिजिटल की हम बात कर रहे हैं अभी जो नया है, उसमें कुछ नई नई बातें हैं और कुछ नए नए सिद्धांत है, कुछ नए नए प्रावधान है। वही प्रावधान को 7 प्रिंसिपल में डिवाइड किया गया। क्या प्रावधान, इसको समझते हैं। सबसे पहले बोलेगा वेद। वेद क्या, लॉफुल। लॉफुल यानी कि अगर डेटा को संरक्षण किया जा रहा है, डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, सरकार कर रही है डेटा को स्टोर, तो ये एक लॉफुल होगा, वैध होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप डेटा को कंजर्व कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और इलीगल तरीके से। तो सरकार ने ये पहले सुनिश्चित कर दिया। इसके सिद्धांत ही क्या है कि लॉफुल तरीके से, वैध तरीके से आपके डेटा को हम स्टोर करेंगे, साफ क्लियर पहले कर दिया। दूसरे में बोला गया निष्पक्ष तरीके से। ऐसा नहीं कि आपका डेटा हम स्टोर कर रहे हैं और दूसरे काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डेटा अगर एक सरकार कर रही है तो सबके लिए इक्वल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, और इस डेटा का यूज भी प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। तो निष्पक्ष तरीके से डेटा का यूज भी होगा। थर्ड में बोला गया उद्देश्यपूर्ण। आपके डेटा को हम यूज तो करेंगे, आपका डेटा यूज होगा, लेकिन उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिविटी होगा, कुछ पर्पसफुलनेस होगा। हमारे पास सरकार अगर आपका डेटा रख रही है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो बिना उद्देश्य का वो डेटा हम लेंगे नहीं। सरकार क्या कहना है कि आपसे हम डेटा लेंगे, वही डेटा जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए वो चीजें डेटा को यूज कर सकें। अब यहाँ पर डेटा न्यूनीकरण भी है। क्या इसका मतलब हुआ कि डेटा मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन जब भी, या न्यूनीकरण क्या होता है इसका इशू समझिए। अगर आपके पास आपको लेकर 10 डेटा है ना, आपके बारे में 10 डेटा निकल सकता है और हमें ही जरूरत है 5 डेटा का, है ना। कि हमें आपका नाम चाहिए, थोड़ा कुछ फिंगरप्रिंट या फिंगर छोड़िए, आपका एड्रेस चाहिए और कुछ और भी आइडेंटिफिकेशन एक दो और ले लेते हैं। तो उस आइडेंटिफिकेशन में अगर हम आपसे 10 आपका टोटल मिला के हैं और हमें चाहिए 2-3, तो हम 2-3 ले रहे हैं क्योंकि हमें उतना ही बस काम निकालना है। तो ये हो गया क्या, मिनिमाइजेशन, डेटा न्यूनीकरण। इनके हमें जितना नीड है उतना ही मिलेंगे। अगर नीड उससे एक्सेस होगा तो उतना हम लेंगे, और उससे न ज्यादा न उससे न कम। यानी कि 10 हम नहीं लेने वाले, मेरी जितना नीड है सरकार को उतना ही लेंगे, उससे न ज्यादा न उससे कम। वही हो गया आपका डेटा न्यूनीकरण। डेटा सटीकता, यानी कि ये क्या हुआ, एक्यूरेसी। अगर आपने एक्यूरेसी का जो वर्ड है, अगर आपने सुना होगा, जब पेपर देते हैं, प्रीलिम्स का पेपर दिए होंगे, तो आप बोलते हैं एक्यूरेसी कितनी है। क्या इसका मतलब हुआ, मतलब ये कि आपने जितना अटेम्प्ट किया है उसमें कितना आपने राइट, कितना सही किया। तो यहाँ पर भी अब यहाँ लिंक कीजिए, आपने, सरकार आपसे डेटा ली, वो डेटा कितना सही है, कितना फैक्चुअल है, कितना फैक्ट उसमें है। तो ये होता है डेटा सटीकता, यानी कि वो डेटा कितना सटीक है, कितना सही है। और जो डेटा आपने लिया है, डेटा कभी गलत भी हो सकता है। अगर आपने कहीं, सपोज कीजिए कोई एक पर्सन है, वो गलत इंफॉर्मेशन दे दिया डेटा कि मेरे घर में 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं, ठीक है, लेकिन वो सिंगल है। ये क्या हुआ, डेटा गलत हुआ। तो एक्यूरेसी भी ये सरकार यहाँ पे ध्यान रखेगी कि डेटा यहाँ मिस यूज ना हो, प्लस डेटा का मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, डेटा गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आप इसको ना बताएं, ये भी ध्यान रखा जाएगा। निश्चित अभी आया नहीं है, ये विधेयक है, ठीक है, डरे ना, ये विधेयक है। निश्चित अवधि। अब अगर सरकार आपका डेटा अगर स्टोर कर रही है तो सरकार पहले आपको बोल देगी ये डेटा हम इसलिए रख रहे हैं भैया क्योंकि हमें बस 2 साल तक आपका डेटा काम पड़ेगा, फिर आपका छोड़ देंगे। तो सरकार की भी बोलेगी एक टाइम पीरियड तक में। अभी क्या होता है, अभी हमें कुछ पता नहीं, सरकार डेटा आपका रखी हुई है और कुछ पता नहीं कब तक रखी हुई है ना, अनलिमिटेड टाइम तक। तो यहाँ पर सरकार बोलेगी एक निश्चित एक अवधि तक आपका जो डेटा है वो हम रखेंगे।
इसके बाद अधिकृत संग्रह यानी कि ऑथराइज्ड कलेक्शन, क्या इसका मतलब हुआ? देखिए, डेटा को अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट कंपनी को हम दे दिए, सरकार बोली कि प्राइवेट कंपनी को भाई तुम करेंगे डेटा कलेक्शन, ये नहीं होगा। सरकार के ही जो पीएसयू है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वही करेंगे। कोई ऐसा नहीं करने वाला प्राइवेट कंपनी की हमें यहाँ पे आपको टेंडर दे दिया आप कर लेना, टीसीएस को दे दिया अच्छा वो तो भाई तुम कर लेना, ऐसा नहीं होगा। सरकार ही अपनी करेगी यानी पब्लिक डिपार्टमेंट ही करने वाली है, ना कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट। यानी अधिकृत संग्रह यानी कि ऑथोराइज्ड कलेक्शन ही आपका किया जाएगा, यानी कि एक पब्लिक या सरकार के साइड से ये चीजें की जाएगी। तो 7 प्रिंसिपल है, सातों प्रिंसिपल रट लीजिए, दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, ये बड़ा काम आने वाला है मेंस में। मेंस के लिए हम बता रहे ये मतलब पत्थर की लकीर है बोल सकते हैं, है ना। ये मतलब आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं सातों, चलिए एग्जाम में याद नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप 5 यूज कर दीजिए, लेकिन आप इसको रिवाइज करेंगे तो सातों याद हो जाएगा। और एक डेटा कहीं आप और भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, साइंस एंड टेक्स से आपका क्वेश्चन आया, निबंध आ गया, निबंध इसी राइटिंग, तो साइंस एंड टेक्स से जब आएगा तो क्या यूज नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। आप जिस तरीके से पैराग्राफ बनाएंगे तो आप इसको कहीं कहीं फिट कर देंगे। बस यही होता है कि आप जो पढ़े हैं उसको आप फिट कैसे करते हैं। आप जो नहीं पढ़े वो तो चलिए, वो तो आप भी, आपको भी बताने की क्या लिखेंगे, लेकिन आप जो पढ़े हैं उसको आप सोचिए उसको फिट कैसे करना है, यही होता है तरीका। ठीक है, चलिए। प्रसंस्करण के लिए जवाबदेही, अब क्या इसका मीनिंग हुआ? 7 तो ये हो गया। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टार्ट है। जब भी एक यहाँ पर एक टर्म है प्रसंस्करण, यानी कि इसको इंग्लिश बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण, या इसका मीनिंग क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। जब सरकार आपका डेटा ले ली और उस डेटा को यूज कर रही है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका आधार का डेटा ले ली आधार के जरिए, अब उसका प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है कि आपको राशन कार्ड आपको देना है पीडीएस सिस्टम के जरिए। तो अब जब पीडीएस के जरिए आपका डेटा को यूज किया जाएगा कि आपने राशन लिया या नहीं लिया, तो क्या प्रोसेसिंग हो रहा है आपके डेटा, आप अपने डेटा, आपके पास जो डेटा सरकार पास में है आपका, वो प्रोसेसिंग अब हो रहा है कि कितना डेटा आपका यूज हुआ है, वो कितना आपने लिया है नहीं लिया है, राशन कार्ड, राशन कार्ड कितना आप सामान उठाए नहीं उठाए, ये प्रोसेसिंग अब हो रहा है। यानी कि जब आपका डेटा यूज करके जब सरकार इसको काम में ले आती है, इम्प्लीमेंट कर देती है, इस डेटा यूज करना स्टार्ट कर देती है, तो वो होता है प्रोसेसिंग, होता है प्रसंस्करण। इसके लिए भी सरकार जवाबदेही होगी। ठीक है, इसके लिए भी सरकार, आप नहीं होंगे, आप क्यों करेंगे, जवाबदेही सरकार होगी। ठीक है, डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूसरी, ये क्या होता है? ये बड़ा, देखिए टर्म क्या, एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन समझिए आसान शब्दों में। डेटा प्रिंसिपल लग रहा है कुछ बड़ा एकदम भारी भरकम कुछ शब्द यहाँ ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ये कुछ भारी भरकम नहीं है। डेटा प्रिंसिपल मतलब हुआ कि आप क्या बोले आप, मतलब डेटा प्रिंसिपल था आप, यानी कि जिसकी डेटा यहाँ पर ली गई है तो उससे कहते हैं डेटा प्रिंसिपल। अब सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये इतना आसान है। उसी तरीके से डेटा फिड्यूसरी का मतलब हुआ जो डेटा लिया है, ये कंपनी भी हो सकती है सरकार की, ठीक है, एक सरकार का कोई ट्रस्ट, मतलब सरकार की हम बात कर रहे हैं या सरकार, तो सर जो आपका डेटा ली है, सपोज कीजिए हमने आपका डेटा लिया है तो हम क्या हो गए, डेटा फिड्यूसरी। अब क्योंकि हम डेटा आपका लिए, आपसे लिए, तो आप हो गए डेटा प्रिंसिपल, तो आप हो डेटा प्रिंसिपल जो डेटा हमें दिए, और हम जो लेने वाले डेटा वो हो गया डेटा फिड्यूसरी। याद रहेगा ये वर्ड एग्जाम के लिए, नेक्स्ट 2023 एग्जाम के लिए ऐसे कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद पीआईबी सेंसिटिव की जो भी करंट अफेयर हम लेके आते हैं, सब कुछ लेके नहीं आते हैं, उसमें कुछ कुछ पॉलिटिक्स वाले खबर भी होते हैं सेंसिटिव में, लेकिन वो हम पूरा स्किप करते हैं, और इसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है पूरा। तो हम ये लेके आते इसलिए ताकि आपके एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स का जो इशू है, बिल्कुल एक रियल कंटेंट आपको मिल सके। तो ये आपका हो गया इसके बारे में। तो डेटा प्रिंसिपल यानी कि खुद आप अगर नोट्स बनाते हैं इसको लिखिए, और डेटा प्रिंसिपल जब लिख रहे हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें आप अगर हिंदी से लिख रहे हैं तो मैं लिख देना, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना कि जो सरकार है, कि सरकार ही ले रही है आपका ना, सरकार आपका डेटा ले रही है, तो आप लिख देना सरकार। अगर हिंदी अगर इंग्लिश वाला लिख रहे हैं तो यहाँ लिख देना कि सेल्फ, बी कर देना यहाँ पर गवर्नमेंट कर देना, GOVT गवर्नमेंट कर देना, हो गया आपको नोट्स इस तरह बनाने। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म है, क्या, अगर डेटा को लेकर कुछ भी मामला फंस गया, कुछ विवाद, कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो यहाँ पर आप सरकार एक अधिकारी, कौन सा, डेटा सुरक्षा अधिकारी, इन ऑफिसर बोल सकते हैं, इसे भी नियुक्त करेगा, क्योंकि विधेयक में से भी प्रावधान किए गए हैं जो कि आपकी डेटा के रिगार्डिंग जो भी समस्या है, आपको लग रहा है कि थोड़ी सी डेटा हमें गलत चला गया,
ये गलत बोल रही है, ये ऑफिसर है आपके हेल्प करने के लिए, ये हेल्प करेगा। आते हैं यहाँ पर कि यहाँ तो हम बात कर लिए कि सरकार ने इस विधेयक में कौन कौन सी बातें रखी है, कौन कौन से प्रावधान है, ये हम बात कर लिए, 7 प्रिंसिपल भी देख चुके हैं। लेकिन हमारे पास हमने जो डाटा दिया है, यानी कि एक डेटा प्रिंसिपल हमको हला हुए, तो डेटा प्रिंसिपल हम खला रहे। अब मेरे पास में कौन कौन से अधिकार होंगे, एक व्यक्तियों के लिए कौन कौन से अधिकार होंगे मेरे पास में। डेटा को स्टोर सरकार कर रही है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी हमसे कुछ ले रहा है तो मेरे पास में कुछ अधिकार होते हैं उस डेटा को, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए। क्या अधिकार है ये देखते हैं। जानकारी हासिल करो करती है। देखिए, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, अपने डेटा दे रहे हैं, तो आपके पास राइट है, अधिकार है, कोई भी आप जो जानकारी आप उसको हासिल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी सूचना को, कोई भी सूचना को आप एक्सेस कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये कि आपके पास राइट होगा, आपके पास अधिकार, ये सारे आपके अधिकार हैं, हम बात करें कौन से, ये पहला हो गया, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांच अधिकार आपके पास में है, पांचों में बात कर रहे हैं। सहमति का, ठीक है, सहमति किस चीज का, यानी कि आप बोल सकते राइट टू कंसेंट, आपसे डेटा तभी लिया जाएगा जब आप कंसेंट, जब अपना जो जो सहमति वो जब देते हैं, नहीं दे रहे तो नहीं लिया जाएगा। यानी आपके पास में राइट होगा कि आप अपना जो डेटा है वो दे चाहे ना दे, तो कंसेंट के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो अधिकार ही आपके पास में है। और गलती से अगर आपने डेटा दे दिया और आपकी इच्छा हुई कि यार आप ना ऐसा करते हैं, डेटा को हम वापस लेना चाहते हैं, हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन जब यूज करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं चलता है कि हम डेटा दिया और वापस ले लिए। यहाँ पर लेकिन आपके पास ऑप्शंस बहुत ही कम है। क्या ऑप्शंस है? ऑप्शंस यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर आपने डेटा दिया यहाँ पर, और आपका इच्छा हुआ कि यार डेटा को वापस लेना चाहिए, यानी कि विथड्रॉ करने का, वापसी करने का अधिकार, ये भी आपके पास होगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देखते कितना कारगर होता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। मिटाने का अधिकार क्या होता है? मिटाने, राइट टू इरेज, इश्यू को हम लोग बोलते हैं राइट टू वही फॉरगॉटन, इंग्लिश में इरेज या फॉरगॉटन। यानी कि एग्जांपल एक लेते हैं, सपोज कीजिए कि आपका कोई भी एक गलत वीडियोस, ठीक है, वो सर्कुलेट हो गया, वायरल हो गया, वो गलत वीडियो था, ठीक है, उसमें ऐसी एक्टिविटी थी जो कि आपका एक इमेज को कहीं कहीं डाउन कर रहा था, एग्जाम्पल वही है, एग्जाम्पल है। तो आपने क्या किया, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट आपने गए, ठीक है। अब क्योंकि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है ना, ये आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 आपका एक्सप्रेशन का पार्ट है, ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो। अब एक्सप्रेशन का पार्ट है, और एक्सप्रेशन में आपके पास जो अपने जो आपके जो वीडियोज हैं, जो भी आपके बारे में कुछ भी है, उससे वापस लेने की भी अधिकार या हटाने का अधिकार है। अब यूट्यूब, सोशल मीडिया ऐसा चीज है कि वो मतलब एक परमानेंट निशान की तरह है, जो कि एक बार छप जाता है, वह छप जाता है। आपने जो एक बार वहां पर कर दिया इम्प्रिंट, वो हो जाता है, क्योंकि डाउनलोड के भी ऑप्शन होते हैं। तो आपके पास राइट होगा कि आप उस इंफॉर्मेशन को वापस लेने का, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें जजमेंट दे चुकी है, वापस लेने का अधिकार होते हैं, कर सकते हैं। लेकिन वापस लेने के बाद भी आपको भला पता नहीं चलता कि उस वीडियोस के अपलोड डाउनलोड करके कितने लोग रखे हुए हैं। तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हटाने के बाद भी आ सकता है। तो ऐसे अधिकार है, लेकिन ये हमें लगता है कि इसमें बहुत चैलेंजेस, बहुत समस्या आने वाली है आगे, लेकिन फिर भी ऐसे प्रावधान किए गए तो एक अच्छी बात है सरकार के लिए, ठीक है, हमारे लिए भी। मनोनीत क्या है? नॉमिनेट, अगर आपका कुछ डेटा है और आप कभी आपका टाइम हो गया, ठीक है, तो आप एक एज के बाद में, क्योंकि आप किसी को नॉमिनेट करेंगे ना, जैसे आप एफडी करते हैं, नॉमिनेट करते किसी को, तो नॉमिनेट करेंगे कि भाई आपके डेटा को देखने वाला, संरक्षण देने वाला सरकार तो है, आप किसे मैनेज करेंगे? आपकी इच्छा हुई क्यों वापस लेने का, तो आप नॉमिनेट कर दीजिए कि ठीक है, मेरे भैया यहाँ पर है, तो भैया को अगर चाहे तो आपका डेटा को वापस ले सकता है। तो नॉमिनेट का भी अधिकार यहाँ पर है, नॉमिनेट करने का राइट। तो ये आपके 5 जो है ना, 5 राइट्स जो आपको दिए जाते हैं, ये आप इसको देख सकते हैं। डेटा सुरक्षा बॉडी बनाया गया, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, या बोल सकते हैं इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया। सीमा पार, एक फायदा ये भी है कि डेटा लोकलाइजेशन के लिए जो भी सीमा पार, जो भी इंडियंस है, जो भी कंपनीज है, जो भी इंडिया के हैं, उसके बारे में भी आप उसको क्या बोलते हैं, जो डेटा आप ले सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम इसमें है। और भी डेटा है, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा टाइम की कमी है, तो हम थोड़ा इसको यहाँ तक छोड़ते हैं। और एक हमें याद है कि किसी ने मैसेज किया कि लास्ट के सर एक कुछ पॉइंट थे, उसने आपने नहीं करवाया, एक बार इसी वीडियो के कमेंट में कर देना कौन सा टॉपिक था, ताकि कल के क्लास में सबसे पहले हम इसको
और जो पहले जो छूट गया था उसको हम पहले करवाएंगे। किसी ने मैसेज किया था ऑफलाइन कमेंट में, तो ये भी हम करवा देंगे, ठीक है। तो कल हमें याद रहेगा, एक बार कमेंट कर देना इसी वीडियो के नीचे, ताकि हम कल वो स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो चलिए आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए सर्वोदय बैच ये हो गया, ठीक है। टाइम की कमी है तो आप इसमें अभी मालूम है कि ऑफर आपके लिए 75% का चल रहा है, और EMI के भी प्रोविजन में एप्लीकेशन का ये प्रोविजन रहा, ठीक है। और फीचर्स की बात करें तो ये आपके फीचर्स रहा, और ये रहा कुछ क्वेरीज के लिए, कुछ डाउट के लिए। तो आप इसके लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सअप भी इस नंबर पे कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो तो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।